नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 9 को अपने पढ़ेंगे, जिसमें क्या है व्यापारियों के बारे में विशेष जानकारी बताई गई है कि उस समय या पूरा काल में व्यापारियों का किस प्रकार से व्यापारिक संबंध रहते थे, कौन से मार्ग थे जिनसे वह क्या है व्यापार अपना पूरा करते थे और किन किन मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार उनके द्वारा किया जाता था। तो जो अपना फर्स्ट पॉइंट रहता है चैप्टर का, वह व्यापार तथा व्यापारियों के बारे में है। ठीक है, वैसे पूरे चैप्टर में क्या है व्यापारियों का राजा से संबंध क्या था और तीर्थ स्थानों का क्या महत्व था, उन सभी चीज़ों के ऊपर इस पाठ में चर्चा होगी। लेकिन अपने क्या है इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं व्यापार तथा व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो देखिए, अगर व्यापारों के बारे में बात करें तो जैसे अब हमने क्या है पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें देखा था कि किस प्रकार से बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अरब सागर वाले देशों के पास से या बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनसे देशों से या चीन के अंतर्गत या चीनी जो क्षेत्र था, एशिया महाद्वीप था, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे, उन सभी देशों के आपस में क्या है वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। उनकी मुद्राएं वहाँ एक दूसरे स्थानों पर मिली है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे कारण यह रहा होगा कि जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन चीज़ों का व्यापार करते थे और बदले में क्या है जो वस्तुएं उनको व्यापार के रूप में मिलती थी या तो वस्तु विनिमय के रूप में या मुद्रा के रूप में, वो क्या है दोबारा वापस अपने देश में लाकर संग्रहित करते थे। तो इस प्रकार से एक स्थान की चीज़ें दूसरे स्थानों पर पहुंचती रहती थी। फॉर एग्जांपल, जो पिछले चैप्टर में हमने काली क्या है पॉलिश वाले बर्तनों की चर्चा की थी कि काली पॉलिश वाले बर्तन जो हैं वो मिले हैं, या जो रोमन कला वाले बर्तन हैं वह भी भारत में मिले हैं। तो या इसके अलावा बहुत से चूड़ियाँ या गहने आभूषण, ये सभी चीज़ों का क्या है आदान प्रदान होता था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर पाई जाती हैं। अब इसमें क्या है देखते हैं कि मुख्य रूप से भारत कौन सी चीज़ों का व्यापार किया करता था। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि ये व्यापार अलग अलग स्थानों पर लेके जाते थे व्यापारी इन चीज़ों को। दक्षिण भारत के द्वारा जो व्यापार की जाने वाली वस्तुएं थी उनके अंतर्गत सोना, मसाले, काली मिर्च। वैसे काली मिर्च क्या है मसालों का ही भाग है, लेकिन यह मुख्य है। दक्षिण भारत से जो काली मिर्च का व्यापार किया जाता था वह मुख्य रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कीमती पत्थरों का भी व्यापार किया जाता था दक्षिण भारत से। ठीक है, अब काली मिर्च क्या है एक मसाले का ही भाग है। इसका व्यापार और रोमन एम्पायर के साथ या रोमन साम्राज्य के साथ बहुत ज़्यादा या बड़ा व्यापार था, और इतना ज़्यादा व्यापार था काली मिर्च का रोमन साम्राज्य के साथ कि काली मिर्च को वहाँ पर काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। उस समय काली मिर्च को रोमन क्षेत्रों में क्या है काले सोने के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ बहुत ज़्यादा था और उसी उपयोग की मात्रा यानी डिमांड के कारण क्या है वहाँ पर इसका व्यापार भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अभी क्या है नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अभी जो आजकल क्या है काला सोना किसको आजकल, या जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात काला सोना कोयले को कहा जाने लगा। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों का इस प्रकार से क्या है नाम समान रहते हैं, उनकी उपाधियां समान रहती है, लेकिन वो वस्तुओं का उपयोग अलग अलग समय पर ज़्यादा होने या कम होने के कारण उनको अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं। ठीक है, तो यह प्रकार रहता है। वहाँ उस समय काले सोने के रूप में मिर्च का व्यापार अधिक था, जिसके कारण
वह काले सोने के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, इसके अलावा व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों यानी व्यापार करने हेतु उपयोगी संसाधन, इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, परिवहन के जो संसाधन थे वह रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल या व्यापारिक जो वस्तुएं होती थी वह आमतौर पर सभी जगह प्राप्त हो जाती थी, लेकिन परिवहन के जो रास्ते थे वह जो ग्रुप्स बनाकर व्यापारी कुछ विशेष मार्गों से ही जाया करते थे। ठीक है, जैसे समुद्री मार्गों में जो आधुनिक प्रकार के जहाज़ बनाए गए थे उनका प्रयोग किया जाता था, या जैसे प्रसिद्ध रेशम मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचने के लिए अरब सागर से क्या है, समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य, वहाँ तक जाने के लिए जल व थल दोनों ही प्रकार के मार्गों का उपयोग किया जाता था। मार्गों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा सड़कों के भी बहुत से रास्ते थे। दक्षिण भारत में ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, यानी रोमन साम्राज्य का प्रूफ क्या मिलता है कि वहाँ पर भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में। जिसके कारण ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोमन के साथ क्या है, दक्षिण भारत का अच्छा व्यापार रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ों का अंदाज़ा क्या है, इन व्यापारिक वस्तुओं के आदान प्रदान के कारण लगाया जा सकता है। इसके अलावा व्यापारियों ने क्या है, कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग के अंतर्गत क्या है, बहुत से रास्ते खोजे थे, जिसमें समुद्र के किनारे चलते हुए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। समुद्र के किनारे का प्रयोग करके अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को पार किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें, जो व्यापारी होते थे वह क्या है, मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाया करते थे। मानसूनी हवाओं का उपयोग में देखिए कि जो नाविक हुआ करते थे वह इनका उपयोग किया करते थे, क्योंकि वो इसके अच्छे जानकार थे। मानसूनी हवाएं जब चलती थी तो वह क्या है, अपनी यात्राओं को क्या है जल्दी से पूरा कर सकते थे। उन हवाओं के फ़ायदा उठाकर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा की
दिशा में अगर बढ़ते हैं अपने, तो हमारी गति जो होगी वो थोड़ी तेज़ हो सकती है। यानी जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड अगर अपने क्या है वाहन को या जो नाव है उसको लेकर जाएंगे तो वह गति में थोड़ा क्या है इजाफा होगा। इसका फ़ायदा क्या है नाविक लोग उठाया करते थे, जिसका क्या है अच्छा जानकार होना आवश्यक था। इसका फ़ायदा उठाकर वो क्या है अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ से होता था? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारत के, जहाँ उपमहाद्वीप नाम लिया जा रहा है उसका मतलब भारत समझा जाए। ठीक है, उपमहाद्वीप किसको कहा जाएगा यहाँ पर? भारत को। ठीक है, भारत के पूर्वी तट से भारत के पश्चिमी तट तक पहुँचने का कार्य इन मानसूनी हवाओं के द्वारा प्रयोग में किया जाता था। ठीक है, इसके लिए क्या है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यानी इसका प्रयोग करने के लिए उनको क्या है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं होती थी उसके साथ चलना वो पसंद करते थे, क्योंकि अगर उसको समझा जाए तो जैसे यह भारत का क्या है पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो इस पश्चिमी तट जब मानसूनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो हवाएं जो हैं वो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, तो वह क्या है इन हवाओं का प्रयोग किया करते थे जो नाविक होते थे। इधर जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके ठीक है, तो इन हवाओं का प्रयोग भारत के पश्चिमी घाट तक पहुंचने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय जो हवाएं हैं वो दक्षिणी भारत से पश्चिम की ओर गति करती है, दक्षिणी तट से अफ्रीका के पश्चिम की ओर गति करती है भारत की तरफ, तो गति के हवा की गति के साथ उनको पहुंचना क्या है थोड़ा जल्दी हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना इसमें वो है समुद्र तटों से लगे जो राज्य थे उनके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र तट से लगे राज्य। समुद्र तटों से लगे राज्य में इसमें अगर देखते हैं अपने तो दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है भारत का। इसमें क्या है बहुत पहाड़ पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, कावेरी नदी सबसे उपजाऊ मैदान दक्षिणी भारत का। दक्षिणी भारत का सबसे उपजाऊ मैदान जो है वो कावेरी नदी का मैदान है। तो जिससे क्या है मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, यानी तटीय क्षेत्रों के राजा
या सरदारों की संपत्ति तथा शक्ति में क्या है, बढ़ोतरी होती गई। क्योंकि क्या है, देखिए तटीय क्षेत्र था, वहीं से व्यापार किया जाता था, और तटीय क्षेत्र का व्यापार जो है उसने क्या है, जो तटीय क्षेत्रों के राजा या सरदार लोग थे उनकी शक्ति और संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि की। इसमें क्या है, संगम कविताएं जो मिलती हैं, जिसमें क्या है तमिल में रचित संगम कविताओं के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। संगम कविताएं तमिल के मंदिरों में क्या है, जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे वहाँ पर इनकी रचना की गई है, इसलिए इनको संगम कविताएं कहते हैं। तो संगम कविताओं में क्या है, एक चर्चा मिलती है मूवेंदार। यह तमिल नाम है, ठीक है, तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा शब्द है मूवेंदार, ठीक है, जिसका अर्थ होता है तीन जो मुखिया होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका अर्थ है तीन मुखिया, ठीक है, तीन मुखिया मूवेंदार कहा जाता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था, और यह मूवेंदार यानी तीन शासक परिवार, और वो तीन शासक परिवार कौन से थे, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, ये तीन प्रकार के क्या हैं दक्षिण भारत में सरदार मिलते हैं, जिनकी क्या है वहाँ दक्षिण भारत में व्यापार ज़्यादा होने के कारण संपत्ति और शक्ति में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। मूवेंदार कहा जाता था चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। इनके जो विशेष राज्य हुआ करते थे उनकी स्थापना लगभग 2300 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना दक्षिण भारत में होती है, ठीक है, क्योंकि उस समय वो है क्षेत्र क्या है व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार जो था वो समुद्री रास्तों से होता था, ठीक है। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र बना रखे थे, ठीक है, प्रत्येक के कितने दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। अब दो सत्ता केंद्र उनके प्रकार क्या थे, पहला होता था समुद्री तट के निकट का, और दूसरा होता था आंतरिक मैदान का, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हैं मुखिया होते थे, और इनके दो दो सत्ता के केंद्र बताए गए हैं, ठीक है, मूवेंदारों के, चोल, चेर, पांड्य जो शासक थे। अब देखिए इसमें एक जो चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट, वह है कि इनके मुख्य जो क्षेत्र थे वो कौन सा होता था। इन 6 केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो दो थे वो है, एक तो चोलों का जो पत्तन था, चोल शासकों का पतन क्षेत्र, पतन का मतलब बंदरगाह का जो क्षेत्र था उसके बारे में, जिसका नाम है पुहार या कावेरी पट्टिम, पुहार या कावेरी पट्टम, ठीक है।
यह तो क्या है, तटीय क्षेत्र था, बंदरगाह का क्षेत्र था भारत का। और दूसरा पांड्यों की राजधानी थी, जो मुख्य थे उसमें प्रथम चोल का था, दूसरा पांड्य शासकों की राजधानी जिसका नाम था मदुरै। दोनों ही दक्षिण भारत के आज भी क्या है, मुख्य स्थानों में गिने जाते हैं। अब देखिए, इनके जो मुखिया होते थे वह नियमित कर नहीं लिया करते थे। नियमित कर लेने के बजाय उपहार प्राप्त किया करते थे, समय समय पर करते थे, समय। ठीक है, यानी इनका सिस्टम जो बनाया गया था अपने राजपाट को चलाने का, वह परमानेंट रूप से टैक्स या नियमित कर नहीं लेते थे। यह सिर्फ क्या है, अपने अधीन क्षेत्रों में क्या है, उपहारों की प्राप्ति किया करते थे। अब इनके सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जो सैनिक अभियान होते थे उसमें क्या था कि यह कई इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। से शुल्क की वसूली इनके द्वारा की जाती थी। ठीक है, उसका फ़ायदा ये उठाया करते थे अपने युद्ध के समय। और इनमें क्या था कि जो कार्य किया जाता था या पैसे प्राप्त किए जाते थे वह नाते रिश्तेदारों या सैनिकों से को बांट दिए जाते थे, अपने प्रियजनों या फिर कवियों में बांट दिए जाते थे। कौन से? विजय में प्राप्त धन को यह इस प्रकार से बांट लेते थे। और अधिकांश भाग क्या होता था? अधिकांश भाग स्वयं रखते थे। ठीक है, जो क्या है संगम कविताओं में इनके मिलते हैं साक्ष्य, उसके अनुसार ये कीमती जवाहरातों तो को बांटने का कार्य करते थे, या सोने को बांटते थे। हाथी, घोड़े आदि कीमती चीज़ों को क्या है इनके द्वारा मंडन किया जाता था। इसके बाद यानी जो मोवेंदारों का साम्राज्य था वह भारत में 2300 वर्ष पूर्व स्थापित होता है। ठीक है, अब इनके लगभग
200 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद यानी लगभग 2100 वर्ष पूर्व क्या था, मध्य भारत के अंदर, भारत में एक नया राजवंश का उत्पन्न होता है जिसका नाम था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का तो यह 200 वर्ष बाद चोल चेर पांड्यों के मध्य भारत में स्थापित होते हैं। इनमें जो सातवाहन नामक राजवंश था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जा रहा है वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसमें महत्वपूर्ण शासक रहा है, जिसमें क्या है, जिसका वर्णन उसकी माता गौतमी बलसिरी के द्वारा निरूपित अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में वर्णन उसकी माता द्वारा क्या है, एक अभिलेख निरूपित करवाया गया था उसके द्वारा। तो इन जो सातवाहन शासक थे इनको कहा जाता है दक्षिणापथ के स्वामी। सातवाहन वंश के जो शासक थे उनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। दक्षिणापथ का मतलब क्या होगा? दक्षिणापथ का दक्षिणापथ का अर्थ क्या है? दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग। ठीक है, यानी दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्गों के यह क्या थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे उनको दक्षिणवर्त या दक्षिण के पथों या दक्षिण के मार्ग पर जाने वाले रास्तों का स्वामी कहा जाता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र में यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। यानी इनके जो सैनिक अभियान थे तीनों प्रकार के जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी तट पर भी, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर, तीनों प्रकार के तटों पर क्या है, इनके सैनिक अभियानों को भेजा जाता था। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट अपने अभी स्टार्ट करेंगे वह रहता है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था वह भारत ही नहीं पूर्ण विश्व का जो क्या है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, जिसके अंतर्गत क्या है इम्पोर्टेंट रूप से क्या है व्यापारिक जो थे वो देश के या क्या है पूरे महाद्वीप के जो व्यापारी थे वो सबसे प्रसिद्ध रूप से उसी का मार्ग का उपयोग किया करते थे, और जिसके कारण वह जो मार्ग का क्षेत्र था उसके शासक जो थे वह उससे कर भी वसूल किया करते थे, जिसका क्या है उन शासकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करता था। इस पूरे सिल्क रूट के बारे में क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें क्या है
इसके कौन से मार्गों से यह होता हुआ जाता था या विश्व के कौन से क्षेत्रों को इसके द्वारा जोड़ा जाता था, उन सभी चीज़ों को अपने देखेंगे। धन्यवाद।